नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो जिसमें हम स्टडी करेंगे क्लास 6 की एसएसटी सब्जेक्ट का हिस्ट्री की जो बुक है हमारे अतीत का पार्ट 1, उसमें लेसन 1 हम पढ़ेंगे, जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स आपकी सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो इसे आप और लोगों को भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी अतीत पहले चैप्टर है, इसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहला पॉइंट है, कई लाख वर्ष पूर्व लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यानी कि आज से हजारों सालों यानी कि लाखों वर्ष पहले क्या था, लोग नर्मदा नदी के तट पे, उसके नदी के तट के किनारे रहते थे। और लोग क्या करते थे, खाद्य संग्रह थे, यानी कि मतलब भोजन को इकट्ठा करते थे। जैसे फल जो होते हैं, हमारे फल को जो भी जड़ वगैरह जो भी वो खाते थे खाने के लिए, तो अपने खाद्य पदार्थों को वो जंगलों से एकत्रित करते थे और साथ ही वो लोग शिकार भी करते थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में कि नर्मदा नदी है कहाँ पे। देखिए ये जो है हमारी नर्मदा नदी है, ठीक है। तो इसके आसपास लाखों वर्ष पूर्व लोग निवास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब हमने बात करी है उत्तर पश्चिम की। एक बात मैं आपको पहले बता दूं डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए ये होती है हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। जैसे नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब और वेस्ट मतलब पश्चिम। अगर वो बात कर रहा है उत्तर पूर्व की, ठीक है, तो उत्तर पूर्व में क्या होता है ये। और अगर उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं तो ये वाली डायरेक्शन होती है। अगर वो बात करता है कि दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में यानी कि ये वाली साइड, और दक्षिण पूर्व होती है ये वाली साइड, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ। तो हम मैप में देख लेते हैं कि उत्तर पश्चिम में हमारी सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे, तो वो है हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पे लगभग 8000 साल पहले सबसे पहले लोगों ने गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था, ठीक है। फिर आता है कि तथा ये लोगों ने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन बन सकता है, दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना कहाँ पे प्रारंभ हुआ था। तो आप लिखेंगे सुलेमान व किरथर पहाड़ियों में के आज के कुछ क्षेत्रों में। आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम किन फसलों को उपजाना प्रारंभ हुआ था, तो वो था गेहूं और जौ, ठीक। ये आपके दो क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियों के क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ। यानी कि अब हम देखते हैं उत्तर पूर्व की बात कर रहा है तो, और गारो की, तो गारो पहाड़ियाँ हमारी ये है, और उसने बात करी है मध्य भारत, तो यहाँ पे। तो इन क्षेत्रों में सबसे पहले क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था। और विंध्याचल के उत्तर में सर्वप्रथम चावल उपजाया गया था। तो जो हमारा ये विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, तो इसके नॉर्थ वाले पार्ट पे यहाँ पे सबसे पहले चावल को उपजाना प्रारंभ किया गया था। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि चावल को सर्वप्रथम कहाँ पे उपजाया गया था, तो वो विंध्याचल के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट आता है गंगा व इसकी सहायक नदियों तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी गंगा नदी है, तो गंगा नदी हमारी ये रही, तो गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों और समुद्र के तट के इलाकों में लगभग 2500 वर्ष पहले नगरों का विकास हुआ था। फिर आता है इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी कि हम अपने देश के लिए वर्ड यूज करते हैं ना इंडिया, तो ये इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, इंडस से निकला है, और इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, यानी कि ईरान और यूनान से जो लोग आए थे, तो उन्होंने जो हमारी ये सिंधु नदी है, तो इसको क्या कहा था, इधर के क्षेत्र को इन्होंने हिंदोस और इंडोस कहा था, और इस नदी के जो ये वाला जो पार्ट था, इसको इन्होंने इंडिया कहा था, ठीक है।
नेक्स्ट आता है भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए प्रयोग किया जाता था। उत्तर पश्चिम यानी कि इधर उत्तर पश्चिमी भाग में कोई समूह था जिसको भरत कहा जाता था, और इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि जो ऋग्वेद है उसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उस ऋग्वेद में ये भरत नामक एक समूह का उल्लेख किया गया है। बाद में भरत जो ये शब्द है इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। हम भारत बोलते हैं ना, है ना, तो पहले जो ये भरत वर्ड था ये उत्तर पश्चिम में एक समूह के लिए यूज किया जाता था, भरत वर्ड, ठीक है। और इस समूह का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि जिसे हम इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यू का मतलब होता है हाथ, यानी कि यह जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है यह लैटिन शब्द है मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला, ठीक है। मतलब ये होता है कि पांडुलिपि मतलब होता है कि जो पुस्तकें, पहले के टाइम पे तो इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, जो भी वो लिखते थे अपने हाथों से लिखते थे उसको, ठीक है। पहले किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है, और लोग क्या करते थे, इसको लिखते थे अपने हाथों से। तो आज के टाइम पे हमें पुराने समय के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो जो कि हाथ से लिखे होते हैं उसे हम पांडुलिपि कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। यानी कि जो ये पांडुलिपियाँ मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी तो ये लिखी किस पे होती थी, क्योंकि पहले के टाइम पे पेपर तो बनते नहीं थे, तो वो लोग किस पे लिखते थे कि जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे एक पेड़ था भुर्ज नामक, ठीक है। भुर्ज नामक जो पेड़ है उसकी जो पेड़ की जो छाल होती है तो उसे विशेष तरीके से तैयार किया जाता था भोजपत्र, और उस पर ये पांडुलिपियाँ लिखी मिली हैं। तो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो पांडुलिपियाँ किस पे लिखी प्राप्त हुई हैं, तो वो है भुर्ज नामक पेड़ की छाल में, ठीक है, छाल से पर लिखी हुई मिली है। नेक्स्ट आता है अभिलेख। पहले बताना चाहिए कि अभिलेख होता क्या है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख अभिलेख कहलाती हैं। यानी कि किसी भी ठोस सतह पर लिखे हुए, जैसे कि पत्थर और धातु जैसी कोई भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए हुए लेख, जो लेख लिखवाए जाते थे पहले, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिलेख। लगभग 2500 वर्ष पुराना अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त अभिलेख उस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यानी कि अफगानिस्तान में एक जगह है कांधार, तो वहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो लगभग 2250 वर्ष पुराना है, और उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती होगी यूनानी तथा अरामेक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में वो लेख लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उसको पहले से ही अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि छोटा सा छोटा कोई भी चीज़ आपके पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं इतिहास और तिथियां की। तो ये है कि अंग्रेजी में हम बीसी का तात्पर्य, जैसे हम लिखते हैं ना, कोई भी डेट लिखते हैं तो उसके बाद बीसी कहीं भी लिखा होता है, कहीं पे एडी लिखा होता है। तो इसमें क्या है कि जहाँ पे बीसी लिखा होता है तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट होता है। जैसे हिंदी में हम ईसा पूर्व लिखते हैं, यानी ईसा पूर्व लिखा जाता है इसको, ठीक है। फिर आता है कभी कभी तिथियों में एडी लिखा होता है। हिंदी में हम ईस्वी लिखते हैं ना, और इंग्लिश में एडी, तो उस एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बनाया गया है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। यानी कि कहीं पर भी एडी लिखा है तो इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। अब क्या होता है कि कई जगह पर एडी की जगह पे सीई लिखा होता है, तो उस सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। कहीं पर बीसी की जगह यानी कि बिफोर क्राइस्ट जो होता है इसका मतलब, तो कहीं कहीं भी क्या लिखा होता है बीसीई लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। और बीपी का प्रयोग भी होता है और इसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बे से उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों
यानी कि यूनानी तथा मिस्री लिपि के दो प्रकार में है। यहाँ इस पत्थर पर राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है जिसे कारतूश कहा जाता है। तो जो मिस्र हमारा देश है तो उसका जो उत्तरी तट है वहाँ पर एक कस्बा रोसेटा नामक एक कस्बे से क्या मिला है, एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिसपे जो लेख लिखा गया है वह 3 बार लिखा गया है और अलग अलग भाषा अलग अलग लिपि में है। ठीक है, और यहाँ इस पत्थर पर राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है जिसे कारतूश कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट जो ये कारतूश है वर्ड, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि कारतूश से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि पत्थर पर राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाया जाता है जिसे दिखाया गया है जिसे कारतूश कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है मिलान करो। तो अभी हमने ऊपर चैप्टर पढ़ा, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी घाटी के आसपास लाखों वर्ष पूर्व लोग निवास करते थे और वहाँ के लोग क्या करते थे, खाद्य संग्रहण करते थे। ठीक है, कंदमूल फल इकट्ठा करते थे वो अपने भोजन हेतु और शिकार भी करते थे। सेकेंड आता है मगध। तो ये क्या था, पहला बड़ा राज्य था और जो गंगा नदी थी, गंगा नदी के और उसकी सहायक नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उसे पहले मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है, गारो पहाड़ियाँ जो थी वहाँ पे क्या हुई थी, सबसे पहले आरंभिक कृषि हुई थी, कृषि का आरंभ हुआ था यहाँ पे। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जो थी यहाँ पर पहले प्रथम नगरों का विकास हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी और जो हमारे समुद्र तटवर्ती जो भाग थे वहाँ पर 2250 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था और सबसे पहले नगरों का जो विकास हुआ था वह सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ था। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ मैप में। ये हमारा सिंधु नदी है, तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास इन क्षेत्रों में सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था। ठीक है, फिर आता है गंगा घाटी। तो लगभग यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व के नगर, अच्छा हाँ यानी सॉरी 2200 नहीं था, वो 2500 वर्ष पूर्व के नगरों का विकास हुआ था गंगा नदी की जो घाटी है उसके आसपास के क्षेत्रों में और समुद्र तटवर्ती भागों के आसपास वहाँ पे नगरों का विकास जो हुआ था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिस्र में मिले पत्थर पर शेर व चिड़ियों के लिए किस अक्षर का प्रयोग किया गया था। यानी कि जो यहाँ मैंने आपको बात करी थी कि यहाँ पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ था मिस्र में, तो वहाँ पर जो वो पत्थर है उस पर शेर और चिड़िया के लिए किस अक्षर का प्रयोग किया गया था। तो शेर के लिए एल यूज़ किया गया था और चिड़िया के लिए एक ए नामक लेटर यूज़ किया गया था। तो ये था हमारा चैप्टर 1 जिसमें मैंने आपको जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। अगर आप वैसे बुक से पढ़ना चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी लेंथी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इस चैप्टर में पूरे एक लेसन को कंप्लीट कर लिया। आपने भी देखा होगा कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है और आप लोग इसको बार बार देखेंगे तो आपको ये पूरे पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएंगे, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा मेरे ये वीडियो तो आप इसे और लोगों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, फिर मैं आपके लिए लेके आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेसन 2 की हम बात करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।